तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज में आज परसेंटेज की 6th वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर्स ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। भाई देखिए, आपके पास एक पैग है जिसके अंदर आपने 40% तो एल्कोहल मिलाई है और बाकी का सारा ऊपर ऊपर जो है ये अपना पानी है, पानी भी मिला दिया। तो 5 लीटर का आपका पैग जिसमें 40% एल्कोहल, तो 5 का 40% कितना होता है भाई? 2 लीटर। यानी कि 2 लीटर तो इसमें एल्कोहल है और बाकी का 3 लीटर क्या बच गया? पानी, वाटर। अब बोला गया कि इसके अंदर 1 लीटर पानी और मिला दिया। भाई पैग थोड़ा स्ट्रांग बन गया था, 1 लीटर पानी और मिलाया तो 3 में 1 और जोड़ दिया, कितना हो गया भाई? वाटर, 4 लीटर। और अब वो आपसे पूछ रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी। अब जो एल्कोहल है इसमें वो कितना परसेंट है? अब देखो एल्कोहल है कितनी? 2, और टोटल कितना हो गया अपने पास? 2 और 4 6। अब 6 में से 2 एल्कोहल है और 4 पानी है, तो मैं कहूंगा 2/6 एल्कोहल है। 2/6 मतलब 1/3, और 1/3 फ्रैक्शन किस परसेंटेज का होता है? 33 1/3%। तो नहीं पता चले तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट। इफ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एवोपरेटेड ऑन बॉइलिंग फ्रॉम 12 लीटर्स ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। अब भाई देखिए, एक ये बर्तन है, इसमें 12 लीटर नमक का पानी है और जिसके अंदर 7% नमक है। इस बर्तन के अंदर 7% तो नमक है और बाकी का 93% पानी है और ये टोटल बन गया 12 लीटर। अब बोला गया कि इस बर्तन को बाहर रखा और ये इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होकर 4 लीटर पानी उड़ गया। तो देखिए, जब भी इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो सिर्फ पानी उड़ता है, नमक कभी नहीं उड़ता। तो जब पानी उड़ गया 4 लीटर, तो अपने पास सॉल्यूशन कितना बच गया? 8 लीटर। तो मैं कहूंगा भाई नमक तो अब भी उतना ही है जितना पहले था, तो जितना नमक इस 12 लीटर में है उतना ही नमक बाद में उस 8 लीटर में बचा। तो इस 12 लीटर में तो 7% नमक है, तो उस 8 लीटर में कितना परसेंट नमक है ये आपसे पूछा गया है। तो मैं कहूंगा दोनों तो बराबर है। भाई इस 12 लीटर का 7% बराबर होगा 8 लीटर का, मैंने मान लिया x%, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें बताना है कि कितना परसेंट नमक है। तो ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 × 7 डिवाइडेड बाई 8, ये 2 ये 3, तो 21/2 यानी भाई 10.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, जो 4 लीटर पानी उड़ गया, अब सॉल्ट की परसेंटेज 10.5% रह गई। तो देखो सॉल्ट पहले 7% था, अब 10.5% हो गया। इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि पानी घट रहा है, इसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी कभी नमक पानी हो, कभी अल्कोहल पानी हो, तो ऐसे में आप जो चीज फिक्स है उसको बराबर कर लो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर नमक फिक्स था, जितना 12 लीटर में नमक था उतना ही नमक 8 लीटर में था, क्योंकि 12 से 8 बनने में सिर्फ पानी उड़ा, नमक नहीं उड़ा। तो आप इसका नमक और इसका नमक बराबर कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जैसे अगला क्वेश्चन, 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर। भाई 30% चीनी है 75 ग्राम सॉल्यूशन में। देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडिड सो दैट द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70%। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर चीनी और मिलाओ। भाई अभी 30% चीनी है, इसमें चीनी और डालते जाओ, कब तक? जब तक ये चीनी 70% नहीं हो जाती। अब जितनी मर्जी चीनी डाल लो, पानी तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो मैं कहूंगा भी पहले पानी कितना था? जब 30% चीनी थी तो पानी 70% था। ठीक है, तो देखो पहले जो वाटर है वो था 70%, और अब बहुत सारी चीनी और मिलाने के बाद अब वाटर कितना बच गया? बहुत सारी और चीनी मिलाने के बाद अब चीनी हो गई 70%, तो वाटर कितना बच गया? 30%। पहले क्वांटिटी कितनी थी? 75 ग्राम्स। अब क्वांटिटी कितनी है ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीनी मिला दी, तो मैंने उसको मान लिया x ग्राम। तो 75 ग्राम में 70% पानी था और अब x ग्राम में 30% पानी है, और ये दोनों पानी बराबर है क्योंकि आपने सिर्फ चीनी मिलाई है, पानी में पानी की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा 75 का 70% बराबर होगा x का 30%। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 75
इंटू 70 अपॉन 30, ये 0 से 0 उड़ा दो, ये कटेगा 25 पे, 25 इंटू 7 यानी 175। अब क्वांटिटी जो है वो 175 ग्राम हो गई है। तो आपसे पूछा ये गया है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई गई। भाई स्टार्टिंग में 75 था, अब 175 हो गया, तो कितना ऐड हुआ इसमें? 100। तो मैं कहूंगा भाई मेरा आंसर हो जाएगा 100 ग्राम्स, ऑप्शन बी। भाई 75 से 175 तक आने में मुझे 100 ग्राम ऐड करना पड़ेगा, तो माय आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस इट टू 50%। भाई देखो मेरे पास एक ये बर्तन है, इसमें 100 ml सॉल्यूशन है और इसके अंदर बोरिक एसिड कितना है? 80%। अब आपको बोला इसी बर्तन के अंदर आपने बहुत सारा पानी और मिला दिया। कब तक मिलाया? जब तक कि बोरिक एसिड जो है वो 50% नहीं हो गया। तो आपने मान लिया बहुत सारा पानी मिलाने के बाद अब जो टोटल क्वांटिटी है वो x ml हो गई। तो अब चाहे आप पानी कितना भी मिलाओ, बोरिक एसिड तो उतना ही रहेगा। तो जितना बोरिक एसिड यहां है उतना ही बोरिक एसिड यहां है, इन दोनों बर्तनों में बराबर बोरिक एसिड है। तो मैं इसको इक्वल कर लूंगा। मैं कहूंगा यहां पे तो 100 का 80% है और वहां पे x का 50% है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 पे कट जाएगा, 160। यानी अब 160 ml हो गई क्वांटिटी। तो पहले कितनी थी? 100 थी, अब कितनी हो गई? 160 हो गई। तो कितना ऐड किया आपने? 60। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60। आई होप आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट, इन 50 ग्राम अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड इज 80% बाई वेट। ठीक है भाई, सोने और चांदी का एक मिक्सर है जिसमें 80% तो आपका गोल्ड है, सोना है। हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स्ड टू दिस अलॉय सो दैट द वेट ऑफ द गोल्ड बिकम्स 95। अब ये जो 80% गोल्ड है, अब आपको इस मिक्सर के अंदर बहुत सारा गोल्ड और मिलाना है। कब तक मिलाना है? जब तक ये 95% नहीं हो जाता। अब आप जितना मर्जी गोल्ड मिला लो, सिल्वर तो उतना ही रहेगा, सिल्वर तो नहीं बदलेगा। हाँ, सिल्वर की परसेंट घट जाएगी लेकिन सिल्वर की क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो पहले सिल्वर कितना था? मैं कहूंगा भाई 20% था, क्योंकि 80% तो गोल्ड था। और अब सिल्वर कितना है? अब सिल्वर रह गया सिर्फ 5%, क्योंकि 95% इसमें गोल्ड है। तो पहले का 20% और अब का 5% बराबर होगा। मैं कहूंगा भाई 50 ग्राम में 20% सिल्वर है और अब मैंने मान लिया x ग्राम में ये 5% सिल्वर है। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये इसको काटेगा 4 पे, तो 50 इंटू 4 इज 200। भाई 200 ग्राम अब टोटल मिक्सर का वेट हो गया। और स्टार्टिंग में कितना था? ये 50 था। तो 50 से 200 आने में कितना ऐड करना पड़ेगा गोल्ड? 150। सो माय आंसर विल बी ऑप्शन बी, 150। 50 तो पहले से ही था, तो यानी आपने 150 और ऐड किया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट, 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। चलो भाई, एल्कोहल आपके पास और वाटर है। भाई 1:4 में है, 15 के 2 टुकड़े कर दो 1:4 में। ठीक है, एक तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं इसको, 3 और 12 है ये। ठीक है, अगर नहीं पता चले कैसे, तो आप देखो 1:4 में आपको तोड़ना है 15 को। 1 और 4 कितने हो गए? 5। लेकिन 5 नहीं, आपको 15 को तोड़ना है। 5 का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे 1 का 3 टाइम कर दूंगा 3, और यहाँ 4 का 3 टाइम्स कर दूंगा 12। यानी कि एल्कोहल है मेरे पास 3 लीटर और वाटर है 12 लीटर। अब कह रहा है कि 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्स्ड इन इट। अब 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो 12 में 3 जोड़ दिया, पानी कितना हो गया? 15 लीटर। और अब आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सर विल बी। ओके, अब एल्कोहल कितना परसेंट है? भाई एल्कोहल है 3, तो टोटल कितना हो गया? 15 और 3 18। अब 18 में 3 एल्कोहल, तो 3/18 हो गया। 3/18 को मैं लिखूंगा 1/6, और 1/6 किसका परसेंटेज होता है? 16 2/3 का। सो ऑप्शन इज बी, 16 2/3%। चलिए नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% ऑफ एल्कोहल बी मिक्स्ड विद 50% ऑफ एल्कोहल टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 40% स्ट्रेंथ। भाई 25 और 50 को किस अनुपात में मिलाऊं कि 40 बन जाए? एलिगेशन कुछ नहीं करना है, यहाँ 25 लिखो, यहाँ 50 लिखो, बीच में थोड़ा नीचे 40 लिखो, ऐसे डंडे लगा दो। भाई 50 और 40 का अंतर कितना? 10। 40 और 25 का अंतर कितना? 15। तो 10:15 यानी कि 2:3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आसान है, आगे बढ़ते हैं। 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स 20% एल्कोहल एंड द रेस्ट इज वाटर।
20 लीटर है आपके पास एक, जिसके अंदर आपने 20% तो अल्कोहल है और बाकी का 80% पानी है। अब आपने इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब अल्कोहल कितने परसेंट हो गए? देखो आपने पानी और मिलाया है तो अल्कोहल तो उतनी रहेगी जितनी पहले थी। तो पहले 20 लीटर में 20% अल्कोहल थी, और अब 4 लीटर पानी और मिला दिया आपने, तो आपका सोल्यूशन 24 लीटर का हो गया। समझ रहे हो? चलो देखो डायग्राम से बना देता हूं। ये मैंने मान लिया 20 लीटर है। अब जब इसमें मैंने 4 लीटर पानी और मिला दिया तो फिर ये बन गया मेरे पास 24 लीटर का। करेक्ट? मान लो यहां तक आपका 20 लीटर था और ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा हूं मैं, ये हो गया आपका पानी। 4 लीटर पानी और आ गया तो अभी टोटल हो गया 24 लीटर। इसके अंदर आपका जो अल्कोहल है वो था 20%, और यहाँ पे अल्कोहल कितना है वो आपको निकालना है, तो उसको मैंने मान लिया x%। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे मैंने पहले भी बताया, जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है आप उसको इक्वल कर लो, क्योंकि जो जितनी पहले थी वो बाद में भी उतनी ही रहेगी। अल्कोहल उसमें इतना ही है, पानी मिलाने से अल्कोहल नहीं घटेगा, अल्कोहल की सिर्फ परसेंटेज घटेगी। सो 20% अल्कोहल इसमें है पहले में और x% इसमें है, और ये दोनों इक्वल है। तो मैं कहूंगा 20 का 20% बराबर हो गया 24 का x%। ठीक है, अब कर लो काटा पीटी इधर। तो ये आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 20/24। ठीक है, चलो इसको 4 से काटो, 4 6 4 5 ये 2 से कटेगा तो 3, ये 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50/3। और 50/3 क्या होता है? 16 2/3%। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, ए सुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेन 60% शुगर। भाई 3 लीटर एक जग में आपने पानी लिया, उस 3 लीटर के अंदर 60% ऑलरेडी शुगर है, टोटल सॉल्यूशन में 60% शुगर है। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू दिस सॉल्यूशन। अब आप देखो इसमें आप पानी मिला रहे हो, सब पानी कितना भी मिला लो चीनी उतनी रहेगी जितनी पहले थी। तो पहले 3 लीटर में चीनी कितनी थी? 60%। अब आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब टोटल 4 लीटर हो गया। अब इसमें चीनी कितनी है वो मुझे निकालनी है, मैंने मान लिया x% है, तो चीनी तो दोनों तरफ बराबर है, इसको इक्वल कर लो। मैं कहूंगा 3 का 60% बराबर होगा 4 का x%। यहां से 15 x की वैल्यू आ जाएगी 45%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Price of sugar rises by 20%. By how much percent should be consumption of a sugar be reduced so that the expenditure does not change? भाई चीनी के दाम आपने 20% बढ़ा दिए, अब आप अपनी खपत को कितने परसेंट कम करो कि आपका जो महीने का खर्च है चीनी के ऊपर वो अपरिवर्तित रहे, वो न बदले। तो भैया 20% बढ़ना क्या होता है? 5 से 6 हो जाना। तो मैं कहूंगा भाई जो प्राइस है वो कुछ इस प्रकार बढ़े कि 5 से बढ़ के 6 हो गए। फिर आपसे पूछा गया कि कंजम्पशन को आप किस प्रकार घटाओ, आपकी खपत को किस प्रकार घटाओ कि महीने का खर्च उतना ही रहे। तो देखो नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो देखो जिस रेशियो में आप 5 से 6 आप प्राइस को बढ़ा रहे हो, अगर आप कंजम्पशन को 6 से 5 कर दो तो बातें वहीं की वहीं नहीं हो जाएंगी। देखो दिखाता हूं, अगर मैं कंजम्पशन को 6 से 5 कर दूं, अपनी खपत को 6 से 5 कर दूं, तो देखो पहले मैं 5 के भाव से 6 किलो चीनी लाता, कितने की आती? 30 रुपए की। अब मैं ये 6 के भाव से 5 किलो चीनी लेके आ रहा हूं, तो 6 पंजे अब भी 30 की आ रही है। भाई हो गया ना अपरिवर्तित, आपका जो महीने का खर्च है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं कहूंगा अगर प्राइस आप 5 से 6 कर रहे हो तो अपनी खपत को 6 से 5 कर दो, बस कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखोगे प्राइस 5 से 6 हो रहा है, तो आपको कंजम्पशन अपनी खपत 6 से 5 करनी है ताकि आपका खर्चा उतना का उतना ही रहे। तो 6 से 5 पे आना, 6 से 5 हो जाना, कितना परसेंट घटना भाई? 16 सही 2/3। ऑप्शन सी पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। अदरवाइज क्या करोगे? देखो 6 से 5 हो रहा है, कितना घट रहा है? 1। फिर मैं लिखूंगा 1 घट रहा है 6 पे, तो 1/6। अब 1/6 किस प्रतिशत का भिन्न होता है सोचोगे तो याद आ जाएगा 16 से 2/3। अगर याद नहीं आएगा फिर आप ऐसे काटा लगा के 100 से गुणा करोगे, तो जब इसको सोल्व करोगे अब भी आपका 16 से 2/3% आएगा, लेकिन आपकी जिंदगी की 20-25 सेकंड निकल चुकी होंगी। चलिए नेक्स्ट, इफ द फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस इट्स कंजम्पशन? भाई वही सवाल है भाई, पिछले सवाल में चीनी थी, इस बार फूड प्राइसेस आ गई, खाने के दाम बोल दिया उसने। तो भैया आपके जो फूड प्राइसेस हैं वो 10% बढ़ गए, यानी 10 से 11 हो गए, तो अब खपत को 11 से 10 कर दोगे। भाई 11 से 10 होना, कितना परसेंट घट जाना? 9 सही 1/11, टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं तो चलो देखते हैं। प्राइस 10% बढ़ गए यानी 10 से बढ़ के 11 हो गए, तो मैं कहूंगा कंजम्पशन जो है
वो 11 से 10 करनी पड़ेगी, ताकि 10 इंटू 11 110 और ये 11 इंटू 10 110 दोनों बार मेरा महीने का खर्च उतना ही रहे। तो 11 से 10 हो जाना है भाई, कितना घट रहा है 1, किस पे 11 पे, तो मैं कहूंगा 1/11 मुझे घटना है। तो 1/11 कितना परसेंट होता है भाई, 9 सही 1/11%। चलिए, जो ये पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो देख ले, वहां आपको पता चल जाएगा ये 9 सही 1/11, और इसके साथ ही जो परसेंटेज हैं वो सारे मैंने एक टेबल में लिखे हुए हैं वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the price of a commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%, then what will be the increase or decrease in the expenditure of the commodity? भैया देखो वही सवाल है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया तो क्या परिवर्तन आया। बस उस संख्या की जगह इस बार से थोड़ी सी स्टेटमेंट बना दी, कहानी सी बना के आपके सामने रख दी। वो कह रहा है कि भाई किसी कमोडिटी के जो दाम है वो 20% बढ़ गए, तो 20% बढ़ना मतलब 5 से बढ़ के 6 हो जाना, ये तो हो गए प्राइस। फिर आपने लिखा है कंजम्पशन, 20% घट गई, 20% घटना मतलब 5 से घट के 4 हो जाना। भाई पहले मैं 5 रुपए की कोई चीज लाता था, 5 किलो लाता था, अब मैं 6 रुपए की वही चीज ला रहा हूं लेकिन 4 किलो लेके आ रहा हूं। तो अब देखो एक्सपेंडिचर, खर्चा, भाई खर्चा क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, भाई कीमत गुणा में अपनी खपत, वही तो खर्चा होती है। तो 5 इंटू 5 कितना 25, और 6 इंटू 4 कितना 24, यानी पहले अगर मेरा खर्चा 25 रुपए था तो अब मेरा खर्चा 24 रुपए है। कितना घट गया भाई 1, कितने पे 25 पे, तो मैं कहूंगा 1/25 घट गया, और 1/25 कितना परसेंट होता है 4%। एक तो तरीका है ये। अदरवाइज जैसे इसमें आपके जो परसेंटेज की वैल्यूज हैं काफी आसान थी, 20, ठीक है, 20 में 0 होता है, ठीक है, 0 100 के एक 0 को ले जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको 3-4 वीडियोस पहले फॉर्मूला बताया था, आपको लिखना है जो भी जितना परसेंट बढ़ा उतना ही परसेंट घटा, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, यहां से मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 400 अपॉन 100, और ये आ जाएगा 4। और ये आंसर हमेशा डिक्रीज में आता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जब भी कोई एक नंबर जितना परसेंट बढ़े उतना ही परसेंट वापस घट जाए, या फिर पहले जितना परसेंट घटे उतना ही परसेंट बाद में बढ़ जाए, तो आपका आंसर हमेशा डिक्रीज में आता है, पहले जितना कभी भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है देखो, लो एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे आपका जो फॉर्मूला है a + b ± AB अपॉन 100, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। तो अगर a और b की वैल्यू बराबर है, भाई जितना परसेंट बढ़ा रहे हो उतना ही घटा रहे हो, तो एक बार बढ़ रहा है तो मैं प्लस का लिखूंगा, फिर एक बार घट रहा है तो मैं माइनस का लिखूंगा। तो एक बार ये प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, और एक प्लस और एक माइनस अगली बार मुझे क्या देगा, ये माइनस, तो यहाँ पे यानी माइनस आएगा, यानी कि माइनस का AB अपॉन 100, और a और b तो बराबर है, यानी माइनस का A² अपॉन 100, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 20² अपॉन 100, लेकिन माइनस का, और ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ डिक्रीज को, और कोई वजूद नहीं है इस माइनस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, भाई 50% बढ़ गई कीमत, यानी 2 से बढ़ के 3 हो गई। तो अब कंजम्पशन को कितना घटाएं कि एक्सपेंडिचर पे कोई परिवर्तन ना आए, कितनी खपत कम करूं कि मेरा महीने का खर्च उतना ही रहे। भाई जब 2 से 3 अगर कीमत बढ़ रही है तो मुझे खपत 3 से 2 करनी होगी, भाई 3 से वापस 2 पे आना है मुझे, भाई 1 घट रहा हूं 3 पे, तो कितना 1/3, तो 1/3 ऑप्शन बी में आपको दिया। इस बार उसने आपसे परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा, उसने आपसे फ्रैक्शन में पूछ लिया, तो 1/3 आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। 1/3 की जगह अगर 33 से 1/3% दिया होता तो वो भी सही था। ठीक है, तो जैसे कंजम्पशन है, इसको फिर से एक बार बता देता हूं मैं, आपके जो प्राइस हैं वो हो गए हैं 2 से बढ़ के 3, तो आपके जो कंजम्पशन है वो आपको करनी होगी 3 से घट के 2, और 3 से 2 होना ही कहलाता है 33 से 1/3% घट जाना या 1/3 घट जाना। चलिए नेक्स्ट। इफ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, बाय 40% घटना, फट से दिमाग में क्या आएगा, 5 से 3 हो जाना। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्यूटी मतलब आप कह सकते हो टैक्स को कह सकते हो, या फिर प्राइस को कह सकते हो, यानी कीमत को कह सकते हो आप एक तरीके से, कुछ ना कुछ कीमत ही घट रही है 40%। हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज, भाई अब आप अपनी खपत को कितना और बढ़ा लो। भाई इंसान क्या करता है, भाई जब कीमत घटती है तो ललचा जाता है, सोचता है अपनी खपत बढ़ा लूं ताकि मेरा खर्चा उतना ही रहे। तो ये सवाल उन्हीं बेस पे बने। कीमत 20% घट गई, सॉरी 40% घट गई, तो प्राइस आपके 5 से घट के 3 हो गए, और अब आपको कंजम्पशन अपनी 3 से बढ़ा के 5 करनी होगी ताकि खर्चा न बदले, और 3 से बढ़ के 5 हो जाना ही कहलाता है 66 सही 2/3% बढ़ जाना। और या फिर ऐसे देखो 3 से बढ़ के 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई 2, कितने पे 3 पे, तो मैं कहूंगा 2/3 बढ़ रहा है। और 2/3 फ्रैक्शन किस परसेंटेज का होता है, 66 सही 2/3 का। नहीं पता चले तो गुणा करके चेक कर सकते हो, और अगर यही आए तो टिक लगा के आगे बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट।
द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 रुपीज पर केजी टू 6.5 रुपीज पर केजी। भाई दाम कुछ इस प्रकार बढ़े कि 6 से बढ़ा के 7.5 कर दिए। द एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इंक्रीज। भाई इस बार उसने आपको ये नहीं कहा भी कितने परसेंट बढ़े, उन्हें आपको दोनों दाम दे दिए। भाई पहले दाम 6 रुपए पर किलो था, अब 7.5 रुपए पर किलो है, तो 6 से 7.5 हो रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई? 25% बढ़ रहा है। देखो नहीं पता चलेगा देख के तो आप इसको एक तो 1.5 से काट सकते हो। भाई 1.5 को किससे गुणा करूं कि 6 मिले? 4 से। 1.5 को 5 से गुणा करूंगा तो 7.5 मिलेगा। यानी कि बात एक ही है, 4 से 5 हो जाना या 6 से 7.5 हो जाना, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है इनमें। ठीक है, तो परसेंटेज आपको 4 से 5 बढ़ गई है प्राइस। अब आपको कंजम्पशन घटाना है, कितना घटाओगे? 5 से 4 लाओगे, तो 5 से 4 घट जाना ही कहलाता है 20% घट जाना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये चीज थोड़ी अजीब लग रही है तो आप ऐसे कर लो, अगर आपकी प्राइस 7.5 हो गई है 6 से, तो आपको कंजम्पशन कुछ इस प्रकार घटानी होगी, इसके उल्टे में 7.5 से 6 पे लानी होगी। और 7.5 से 6 पे लाना, कितना घटा रहे हो भाई? 1.5 घटा रहे हो, कितने पे? 7.5 पे। तो मैं कहूंगा 1.5 बटा 7.5, 1.5 बटा 7.5 और इंटू 100 करोगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा ना, परसेंटेज मिल जाएगी। 15 पंजे 75 और 100 बटा 5 हो गया 20%। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 60%। भाई प्राइस इस बार कितने बढ़ गए? 60%, यानी कि 5 से बढ़ के कितने हो गए? 8। अब बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा पहली वीडियो देखो परसेंटेज की। भाई 60% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3 बटा 5। 20% का 1 बटा 5 होता है, तो 20 का 3 गुना हो गया 60, तो 1 बटा 5 का 3 गुना कितना? 3 बटा 5। यानी अगर पहले दाम 5 थे तो अब 3 बढ़ गए, तो 5 से बढ़ के 8 हो गए। अब कंजम्पशन कितनी घटाएं कि एक्सपेंडिचर उतना ही रहे? भाई कंजम्पशन इसके जस्ट उल्टी घटेगी। प्राइस अगर 5 से 8 हो रहे हैं तो आपको कंजम्पशन 8 से 5 करनी पड़ेगी, ताकि 40-40 दोनों बार बराबर ही रहे अपना एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन आपको 8 से 5 करनी है। कितना घट रहे हो? 3। कितने पे? 8 पे। तो 3 बटा 8, और 3 बटा 8 होता है 37%, क्योंकि 1 बटा 8 होता है 12.5। तो 1 बटा 8 का 3 गुना 3 बटा 8, तो 12.5 का 3 गुना 37। ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप इसको इंटू 100 करके भी आंसर निकाल सकते हो, 37.5% ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्स बाय 5 मार्क्स। भाई किसी स्टूडेंट ने 20% मार्क्स लिए और 5 नंबर से फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लिए और वो पास मार्क्स से 20% ज्यादा मार्क्स ले आया। अब आपसे पूछा है कि भाई कितने परसेंट वाला बंदा पास हो रहा था। देखिए इसको समझने के लिए मैं ऐसे बता देता हूं। भाई ये तो आपका 0% और ये यहां पे आपका 100%। एक बंदे ने स्कोर किए 20%, तो यानी वो यहां कहीं पे इतने नंबर लेकर आया 20%, और वो 5 नंबर से फेल हो गया, यानी कि फेल पास होने के लिए उसको कहीं ना कहीं यहां पे इतने नंबर लेके आने थे। ये मार्क्स कितने हैं? 5 मार्क्स। दूसरा बंदा 30% मार्क्स लेके आया, मैंने मान लिया भाई यहां है 30% कहीं, और वो पास मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा ले आया, यानी ये जो अंतर है ये है 20 मार्क्स। अब आपसे पूछा है कि कितने मार्क्स वाला बंदा, कितने परसेंट पे बंदा पास हो रहा है। तो देखो भाई 20 से 30% जाने पे ये दूरी कितनी है? 10% की, और मैं मार्क्स में इस दूरी को देखूं तो 5 ये और 20 ये, कितनी हो गई? 25 मार्क्स। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 10% बराबर है 25 मार्क्स के। और मुझे ये देखना है कि ये 5 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर हैं। जब 25 मार्क्स 10% के बराबर हैं तो 5 मार्क्स, भाई 25 से 5 पे आने के लिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा 25 को, तो 10 को भी 5 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा? 2%। यानी 5 मार्क्स 2% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ये जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है? 2% है। यानी जिस बंदे के 20% मार्क्स आए, अगर वो 2% मार्क्स और ले आता, यानी 5 मार्क्स जो कि 2% के बराबर है, तो पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 22%, जो कि आपका ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो इसके ऐसे ही निकल गए थे। उसने कहा जो बच्चा 20% ला रहा है वो फेल हो रहा है, तो ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता। और जो बंदा 30% लेके आ रहा है वो बहुत ज्यादा ले आया, तो ये 32 भी नहीं हो सकता आंसर। तो 22 और 23 ये 2 ही ऑप्शन बचे थे आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 30% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। भाई 33% पे पास हो रहा है, लेकिन वो 25% लेके आया और 40 नंबर से फेल हो गया। भाई ये है आपके कहीं 33%, लेकिन वो बंदा कितने लाया, सिर्फ 25% लाया और फेल हो गया। कितने मार्क्स से, 40 मार्क्स से। तो देखो कितने परसेंट कम लाया है वो, 33 में से 25 गई, 8%। 8% की कमी रह गई उसको, और यहां पे वो कह रहा है कितने मार्क्स की कमी रह गई, 40 मार्क्स की। तो इसका मतलब जो 8% है वो 40 के इक्वल है, 40 मार्क्स के इक्वल है। तो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, भाई 8% जब 40 मार्क्स हैं तो 100% कितने होंगे, मैं कहूंगा 40/8 इंटू 100। तो यहां से आंसर मिल जाएगा 500 मार्क्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks. भाई दो बंदों ने एक एग्जाम दिया, एक बंदे के दूसरे से 9 नंबर ज्यादा हैं, और उसके जो दोनों के मिला के मार्क्स हैं उसका 56% मार्क्स है। तो मैंने मान लिया दोनों के मिला के 100 मार्क्स है, मान लेते हैं। मैंने मान लिया दोनों के मिला के, एक बंदा है ए और दूसरा है बी, मैंने मान लिया ए और बी के मिला के 100 मार्क्स आए। तो ए के कितने आए, 56 आए। यही तो कहा है भाई, एक बंदे के 56% मार्क्स हैं, किसका 56%, उन दोनों के मिला के जितने हैं उसके। तो ए के 56 है और ए और बी के मिला के 100 है, तो मैं कहूंगा भाई बी के कितने, तो बी के कितने हो गए, 44, 44। अगर मैं 100 मान लूं तो 56 और 44 होना चाहिए था मेरा आंसर। लेकिन उसने कंडीशन दी है क्या, कि उनके मार्क्स का अंतर है 9 का, लेकिन अपना मार्क्स का अंतर कितना आ रहा है, 44 और 56, भाई 12 का। यानी अपने जो 12 हैं वो इस क्वेश्चन के 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसने हमसे मार्क्स पूछे हैं दोनों बंदों के, तो अपने 56 और अपने 44 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे देखना है। अपने 12 9 मार्क्स के बराबर हैं, तो ये जो 56 है किसके बराबर होंगे, मैं 56 को कह दूंगा 9/12 गुणा में 56। 3 इसको काटेगा 3 पे, ये बचा 4 पे, 4 इसको काट देगा 14 पे, कितना आ गया 42। यानी ये तो 56 जो है ये 42 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि एक ही ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हो, नहीं तो आप दूसरे के मार्क्स में निकाल सकते हो। भाई 44 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से आप 44 के भी निकाल सकते थे। मैं कहूंगा 44 कितना हो जाएगा, 9/12 गुना में 44। इसको सोल्व करोगे तो आपको 33 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48 इन फिजिक्स एंड 30 इन बोथ। भाई 65% तो पास हुए मैथ में, 48% पास हुए फिजिक्स में, और 30% दोनों में पास हुए। देखो ये मैंने मान लिया मैथ्स में पास वाले बच्चे हैं, ये फिजिक्स में पास वाले बच्चे हैं, तो ये वो बच्चे हो गए जो दोनों में पास हैं। ठीक है, एक बार पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको फिर से। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। भाई देखो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए या बी। ए का मतलब ए, बी का मतलब बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी। तो देखो भाई ए या बी, मैंने एक बार इनको ए और बी मान लेता हूं इन दोनों बोलों को। तो भैया ये ए है और ये बी है, मुझे ए में या बी में दोनों में से एक में कोई चीज है, मैं कैसे गिनूंगा, मैं कहूंगा पहले मैं ए वाले गिन लूं, फिर मैं बी वाले गिन लूं। तो बहुत से बंदे तो ऐसे भी हैं जो ए में भी हैं बी में भी हैं। जो ऐसे बच्चे जो ए और बी दोनों में है, उनको मैंने ए में भी गिन लिया और उनको मैंने बी में भी गिन लिया, तो 2 बार गिने गए वो लोग, तो एक बार वापस निकालना पड़ेगा उनको बाहर। तो इसलिए हम ये माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए और बी जो दोनों में है उनको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि 2 बार गिने गए, वो ए में भी आ गए और बी में भी आ गए, तो 2 बार गिन लिया हमने उनको, तो एक बार बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए और बी की जगह मैथ्स और फिजिक्स दे दिया आपको। तो देखो मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई भाई दोनों में से कम एक में पास अगर मुझे निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स यूनियन फिजिक्स कर लेता हूं मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैथ्स में पास हुए प्लस जो फिजिक्स में पास हुए और माइनस जो दोनों में पास हुए, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो देखो भाई मैथ्स में कितने पास, 65%, फिजिक्स में कितने पास 48%, और दोनों में कितने पास 30%। तो 65 प्लस 48 और माइनस के 30, तो 65 प्लस 18 कितना मिल जाएगा आपको 83।
अब 83% मेरा आंसर आ गया। ये आंसर क्या है? मैथ्स यूनियन फिजिक्स, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों में से कम एक में पास। कितना? 83। लेकिन हमसे पूछा क्या है? जो दोनों में फेल हो। तो 83% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में से कम एक में पास हैं। तो जो बच गए वो दोनों में से कम एक में पास नहीं है, और जो दोनों में से एक में भी पास नहीं हो उसी को तो कहते हैं दोनों में फेल होना। यानी कि बच कितने गए मेरे पास? 17%। तो 83% दोनों में से एक में पास हैं, तो बचे हुए 17% एक में भी पास नहीं है, यानी वो दोनों में फेल है। और वही आपसे पूछा गया था, तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए 17% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 70% of the students of a certain class took biology, 40% ने ली मैथमेटिक्स। भाई 72% बच्चों ने बायो ली, 44% ने ली मैथमेटिक्स, और हर स्टूडेंट ने एक ना एक सब्जेक्ट जरूर लिया है मैथ्स और बायो में से, ठीक है। और 40 बच्चों ने दोनों लिए। तो देखो वही आ गया, मैथ्स और बायोलॉजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स यूनियन बायोलॉजी इज इक्वल्स टू, भाई जिन्होंने मैथ्स ली प्लस में जिन्होंने बायो ली, माइनस में जिन्होंने मैथ्स और बायो दोनों ली। तो भाई मैथ्स या बायो दोनों में से कम एक। भाई कितने हैं? उसने कहा सारों ने लिए, क्योंकि हर एक बच्चे ने कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर लिया। तो ये हो गया 100%। मैथ्स कितनों ने ली? 44 ने। बायो कितनों ने ली? 72 ने। और दोनों कितनों ने ली? वो मैंने मान लिया x ने। ठीक है, ये सब परसेंटेज में चल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 और 44 116, और 100% गए 116 में से, तो 16% आ गई x की वैल्यू। तो यानी कि 16% बच्चों ने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ली, और वो आपको कह रहा है कि 40 बच्चों ने दोनों ली हैं, यानी कि 16% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 40। तो पूछा टोटल बच्चे कितने थे? टोटल बच्चे तो 100% थे। 100% की वैल्यू हो जाएगी 40/16 गुणा में 100, ये आपको आंसर मिलेगा 250। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो 16% 40 के बराबर है, 16 का 2.5 गुना होता है 40, तो 100 का 2.5 गुना हो गया 250। चलो नेक्स्ट। फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। चलो भाई 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक स्टूडेंट 113 नंबर लेके आया और वो 85 नंबरों से फेल हो गया। तो 113 तो ले आया, 85 उसको और लाने चाहिए थे। तो 113 और 85 आपको मिल गए 198, यानी 198 लेके आने चाहिए थे उसको। और एक कंडीशन और दे दी कि 36% भी लाने चाहिए थे, यानी 36% बराबर 198 के। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 36% बराबर है 198 के। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100% किसके बराबर हो गया? 198/36 इंटू 100। ये कटेगा आपका किस पे? देख लेते हैं, पहले 6 से काट लो। ओके, अब ये काटेगा इसको 5.5 पे। तो 5.5 इंटू 100 कितना मिला भाई? 550। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 550 आपका आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन। तो कितने परसेंट फेल हुए? चलो भाई देखो, एक तो तरीका ही आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो। भाई मैं कहूँ 50% बॉयज पास हुए और 40% गर्ल्स पास हुई, और बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में थे? बॉयज थे 1100 और गर्ल्स थी 900। तो ये 11:9 होता है, 11:9 होता है, 1100 और 900। तो भाई 11 और 9 कितने हो गए? 20। अपने 20 ने ये कितने का फर्क डाला? 50 और 40 का अंतर कितना? 10% का। तो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को। तो मैं देखूंगा ये 11 किसको रिप्रेजेंट करेगा? भाई 5.5% को। 20 का आधा 10, तो 11 का आधा 5.5। यानी यहां पे जो है वो इससे 5.5 बड़ी होनी थी। तो 40 से 5.5 बड़ी कितनी? 45.5%। यानी कि 45.5% बच्चे पास हुए हैं। और उसने पूछा क्या है? कितने बच्चे फेल हुए हैं? तो फेल वाले कितने हो गए? मैं कहूंगा भाई 45.5 माइनस कर दो 100 में से, कितना बचेगा? 54.5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना पसंद नहीं आया तो आप ट्रेडिशनल मेथड देख सकते हैं इसका। भाई ये आपके बॉयज, ये हैं गर्ल्स। बॉयज हैं 1100, गर्ल्स हैं 900। तो 50% बॉयज पास हुए हैं, तो 50% फेल हुए हैं। गर्ल्स 40% पास हुई हैं, तो 60% फेल हुई होंगी। तो भाई 1100 का 50% कितना? 550। और 60 का
ना 900 का 60% कितना, 540। तो टोटल कितने हो गए, 550 और 540 कितना भाई, 1090। और कितने में से 1100 और 900 कितना हो गया, 2000। और इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे ये गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 54.5%। अगेन ऑप्शन डी आप यहां से भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट, 60% पास हुए इंग्लिश में, 70 हिंदी में और 40 दोनों में। ठीक है, तो आपको पता है भाई, 2-3 बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन भाई। 60 हो गए पास इंग्लिश में, प्लस 70 हो गई हिंदी में, और माइनस 40 जो गए दोनों में। भाई क्योंकि जो दोनों में पास है वो इंग्लिश में भी पास है और हिंदी में भी पास है। आपने उसको इंग्लिश में भी गिन लिया, आपने उसको हिंदी में भी गिन लिया, 2 बार गिने गए वो बच्चे, तो एक बार बाहर निकाल लो उनको। तो 60 प्लस 70 माइनस का 40, ये आपको क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कम एक में पास। तो 130 माइनस 40 यानी 90, यानी 90% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में से कम एक में पास हैं। और आपसे पूछा क्या है, जो दोनों में फेल हो, फेल इन बोथ। तो 90% दोनों में से कम एक में पास हैं, इसका मतलब बचे हुए 10% दोनों में से कम एक में पास नहीं है। और जो एक में भी पास नहीं है उसी को कहते हैं दोनों में फेल। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10%। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो इसको ट्रेडिशनल एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप फॉर्मूला ध्यान नहीं है आपको। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। देखो भाई, इंग्लिश यूनियन हिंदी, पास इन इंग्लिश प्लस पास इन हिंदी माइनस पास इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, इसका मतलब होता है इंग्लिश या हिंदी दोनों में कम से कम एक में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो दोनों में से कम एक में पास, यानी कि इंग्लिश में पास, प्लस में हिंदी में पास, और माइनस में दोनों में पास। तो यहां से आपको आंसर मिल गया था 90। ये 90 क्या आया, दोनों में से कम एक में पास। तो जो बच गए 10% वो दोनों में से कम एक में पास नहीं है, यानी कि दोनों में फेल है। चलिए नेक्स्ट, 70% इंग्लिश में पास, 80% मैथ में पास और 10% दोनों में फेल। अच्छा एक बार देखो, थोड़ा सा हमने डाटा चेंज कर दिया, 10% दोनों में फेल है, तो इसका मतलब जो 90% है वो दोनों में फेल नहीं है। देखो भाई, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स, इंग्लिश में पास प्लस मैथ्स में पास माइनस इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास। अब देखो आपको क्या क्या दिया है, 70% पास है इंग्लिश में, मैंने यहां लिख दिया, 80% पास है मैथ्स में, मैंने यहां लिख दिया। अब माइनस में मैंने मान लिया जो दोनों में पास है, वो मुझे पता नहीं, वो मैंने मान लिया x, लेकिन उसने आपको ये दे दिया कि दोनों में फेल है कितने, 10%। अगर 10% दोनों में फेल हैं तो इसका मतलब बच गए जो 90% वो दोनों में फेल नहीं है। और जो दोनों में फेल नहीं है इसका मतलब वो कम से कम एक में पास जरूर है। और ये क्या होता है भाई, यूनियन, मतलब दोनों में से कम एक में। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 90। ठीक है, अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 150 माइनस 90 60 भाई, यानी कि 60% बच्चे दोनों में से दोनों में पास थे। और उसने आपको एक चीज और दी है कि 144 स्टूडेंट्स दोनों में पास हैं, यानी कि 60% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 144। और आपसे पूछा है टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, टोटल तो भाई 100% थे। तो मैं कहूंगा 144 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। इसको सोल्व कर लो, ये 2 पे गया, ये 5 पे गया, ये कर देगा 72 पे। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा 3 पे जाएगा भाई, 2 पे नहीं है, ये 3 पे गया। और ये 3 4 12 और 3 8 48 इंटू 5 240। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में 240 है, यानी टोटल स्टूडेंट्स 240 थे। चलिए नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42 फेल्ड इन इंग्लिश, 20% फेल्ड इन बोथ। ये तो बड़ा आसान है भाई, 34 फेल हो गए मैथ में, 42 फेल हो गए इंग्लिश में, और 20 हो गए दोनों में। तो दोनों में आप माइनस कर दो, क्योंकि जो दोनों में फेल है वो मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। तो मैथ में भी आपने उसको गिन लिया, इंग्लिश में भी गिन लिया, तो 2 बार गिन लिया, तो एक बार तो बाहर निकालोगे। तो दोनों में से कम एक में फेल, भाई मैथ में फेल प्लस इंग्लिश में फेल माइनस दोनों में फेल। तो मैथ में फेल 34%, इंग्लिश में फेल 42%,
और दोनों में फेल 20%। तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया 42 और 34 भाई 76 में से 20 गए 56, यानी 56% कम से कम एक में फेल है। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ, भाई दोनों में पास, भाई 56% दोनों में से कम एक में फेल है, तो जो बच गए 44% वो दोनों में से कम एक में फेल नहीं है, और जो कम से कम एक में भी फेल नहीं है उसी को कहते हैं दोनों में पास होना। और वही आपसे पूछा है कि हु पास्ड इन बोथ, तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे आपके पास 44%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी एंड 27% स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन। भाई 27% एक भी नहीं बोल सकते। तो देखो हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर हिंदी प्लस में इंग्लिश माइनस में हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन। तो देखो भाई 65% हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश कितना 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, दोनों हमें पता नहीं, लेकिन उसने ये दे दिया कि 27% दोनों नहीं बोल सकते। भाई देखो ये क्या होगा, ये वो है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे 27 मत रख देना, आंसर गलत हो जाएगा। आपको जो 27% दिया है वो ये दिया है कि कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ये 27% दोनों में से एक भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो बच गए जो 73%, भाई 100 में से 27% तो दोनों में से एक भी नहीं बोल सकते, तो जो बच गए 73% वो दोनों में से कम एक जरूर बोल सकते हैं। और यही तो होता है हिंदी यूनियन इंग्लिश, यानी दोनों में से कम एक में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 73। तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, मुझे मिल जाएगा 62%, यानी कि जो दोनों बोल सकते हैं वो हो गया 62%। और पूछा क्या आपसे, देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो आपका आंसर 62% हो गया। भाई 62% बच्चे दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो ओके टाटा बाय बाय।